यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठता। क्या मुगल एम्परर औरंगजेब एक क्रूअल एम्परर थे? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह और मराठा के संभाजी महाराज को हराया और क्या थी हिंदुस्तान की इकनॉमी औरंगजेब के ज़माने में। औरंगजेब के नाम पर अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ बयान देकर कंट्रोवर्सी करती रहती हैं। दिल्ली के इंडिया गेट के पास एक रोड का नाम औरंगजेब था, जिसको हाल ही में चेंज कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे कर दिया गया। औरंगजेब के पीरियड को अनबायस तरीके से समझने के लिए हमें चलना होगा 404 साल पहले। 1618 में मुही-अद-दीन मोहम्मद का जन्म दाहोद गुजरात में हुआ। कॉमनली मुही-अद-दीन मोहम्मद को औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाने लगा। औरंगजेब मुग़ल सल्तनत के छठे बादशाह थे। मुग़लों में सबसे ज़्यादा रूल करने वाले औरंगजेब ही थे। 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने साउथ एशिया पर रूल किया और उन्होंने हिंदुस्तान की इकनॉमी को वर्ल्ड का 25% बना दिया। यानी कि अगर हम दुनिया की इकनॉमी का 4 हिस्सा करें तो एक हिस्सा सिर्फ हिंदुस्तान में ही था और किन चाइना से भी ज़्यादा थी हिंदुस्तान की इकनॉमी उस वक्त। औरंगजेब ने अपने 49 साल के रूल में बहुत सारे शहरों को अपना सल्तनत का हिस्सा बना लिया और उत्तर भारत में पूरा यूपी, बिहार और डेक्कन प्लाटू। एक ऐसे सक्सेसफुल एम्परर को आखिर दुनिया क्यों एक कट्टर मुस्लिम की नज़र से देखती है? शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को 1636 में वाइस रॉय ऑफ डेक्कन बना दिया था और 1645 में गुजरात का गवर्नर। शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को 1657 में अपना सक्सेसर अनाउंस किया, जिसके बाद मुग़ल फैमिली में बगावत शुरू हो गई। औरंगजेब का ये कहना था कि दारा शिकोह रिबल से मिला हुआ है और अगर दारा शिकोह किंग बनता है तो मुग़ल सल्तनत कमज़ोर हो जाएगी। औरंगजेब का ये भी कहना था कि जो जनता का पैसा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जनता के बेटरमेंट के लिए खर्च होना चाहिए। अगर हम आज की पॉलिटिक्स की बात करें तो आज ये लोग कहते हैं कि औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का खून बहाया है और इस्लाम को तलवार की नोक पर फैलाया, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मुग़लों से पहले हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत थी और दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तान मुस्लिम्स थे। उन्हीं मुस्लिम सुल्तानों को हराकर मुग़लों ने मुग़ल एम्पायर की हिंदुस्तान में शुरुआत की। औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को वॉर में हराकर 1657 में खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया, वैसे ही जैसे 304 BCE में अशोका ने अपने 99 भाइयों को हराकर खुद को किंग डिक्लेयर कर दिया था। अगर हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल देखें तो 2001 में नेपाल के किंग ज्ञानंद ने अपने बड़े भाई वीरेंद्र की पूरी फैमिली को मार दिया था राजपाट के लिए। औरंगजेब ने किंग बनते ही अपने पिता शाहजहां को पॉलिटिकल अफेयर से हटा दिया और उनको आगरा फोर्ट में कैद करवा दिया। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि औरंगजेब अपने पिता के पैर दबाते थे। वो अपने पिता के प्रति बेटा होने का फ़र्ज़ अदा करते थे। औरंगजेब ने कभी जनता के पैसों का मिसयूज़ नहीं किया। 1657 से 1707 तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह होने के बाद भी औरंगजेब अपने पर्सनल ख़र्चों के लिए टोपी बुनते थे और कुरान लिखते थे और उन पैसों से अपना वो खर्च चलाते थे। ये बात औरंगजेब के बारे में बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है कि औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरें तोड़ी थी और स्पेशली काशी विश्वनाथ का मंदिर। लेकिन क्या लोगों को ये पता है कि औरंगजेब ने उस टाइम बहुत सारी मस्जिदें और बहुत सारे मज़ारें भी तोड़ी थी। काशी विश्वनाथ टेम्पल तोड़े जाने की मेन वजह पट्टभी सीतारमैया अपने बुक फिदर एंड स्टोन में बताते हैं कि वहाँ औरंगजेब की एक रानी से पुजारियों ने रेप किया था। हो सकता है आशा राम और राम रहीम जैसे पुजारी रहे हों जो आज भी रेप की सज़ा काट रहे हैं। इस इंसिडेंस के बाद हिंदू राजाओं ने भी इस मंदिर को अपवित्र करार दे दिया था। हिंदू राजाओं ने भी मंदिरों को तोड़ा था सत्ता के लिए। कल्हना की बुक राज तरंगिणी में वो बताते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजाओं ने भी वॉर जीतने के बाद हारे हुए राजाओं की मंदिरें तोड़कर अपनी मंदिरें बनाते थे। उस वक्त मंदिर तोड़ने का ये मतलब नहीं था कि किसी के धर्म को ख़त्म करना है या फिर इस्लाम को फैलाना है। उस वक्त मंदिरें इसलिए तोड़ी गई थी क्योंकि कीमती आभूषण मंदिरों के नीचे छुपे होते थे या विद्रोही छुपे होते थे, और यही सेम वजह थी मस्जिद और मज़ारों को तोड़ने की। BN पांडे की बुक हिंदू मंदिर और औरंगजेब आलमगीर के फरामीन से पता चलता है कि औरंगजेब आलमगीर इंसाफ के लिए मंदिर और मस्जिद में फ़र्क नहीं करते थे। गोलकुंडा हैदराबाद के नवाब ने औरंगजेब को रेवेन्यू देना बंद कर दिया।
कुछ ही सालों में वो रेवेन्यू बढ़कर करोड़ों में हो गया। नवाब ने उन सारी संपत्ति को ज़मीन में दफनाकर उसके ऊपर एक मस्जिद बनवा दिया। जब ये बात औरंगज़ेब को पता चली तो औरंगज़ेब ने उस मस्जिद को तुड़वा दिया। एक तरफ औरंगज़ेब काशी विश्वनाथ के मंदिर को तुड़वाते हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर को, आसाम गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर को और उत्तर प्रदेश वृंदावन के कृष्णा मंदिर को दान देते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने काशी कॉरिडोर का इनाग्रेशन देखा होगा, जिसमें पीएम मोदी ने कहा, औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इस क्लिप में औरंगजेब और शिवाजी महाराज की बात हो रही थी। अक्सर शिवाजी महाराज को हिंदूवादी राजा और औरंगजेब को एक मुस्लिम राजा की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। गोदी मीडिया अक्सर औरंगजेब के कैरेक्टर से इंडियन मुस्लिम्स को जोड़कर दिखाती है। एक सवाल है कि क्यों शिवाजी महाराज को हिंदू राष्ट्रवादी राजा के नज़रिए से देखा जाता है और औरंगजेब को एक मुस्लिम जिहादी के तौर पर। शिवाजी भोसले 1 का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ, यानी कि औरंगजेब के पैदा होने के पूरे 12 साल बाद। बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत के डिक्लाइन के बाद 1674 में शिवाजी को छत्रपति बनाया गया। यहाँ पर हम सारे लोग ये समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी का पूरा नाम था, तो ऐसा नहीं है। छत्रपति रॉयल टाइटल था जो छत्र अम्ब्रेला और पति मास्टर लॉर्ड या रूलर से बना है। शिवाजी ने आदिल शाह के कमांडर अफजल खान को हराया। 1657 तक शिवाजी ने पीसफुल रिलेशन बना के रखा था मुग़ल एम्पायर से, और शिवाजी ने औरंगज़ेब को असिस्टेंस देने की भी बात की थी जब औरंगज़ेब वाइस रॉय ऑफ डेक्कन थे। 1657 में शिवाजी के ऑफिसर्स ने मुग़ल टेरिटरी अहमदनगर पर रेड किया। 3 लाख गोल्ड कोइंस और 200 घोड़े वहां से लूट कर ले गए। शिवाजी के ऊपर काउंटर अटैक के लिए औरंगज़ेब ने नासिरी खान को भेजा, जिन्होंने शिवाजी के फोर्सेस को हराया। 1660 में औरंगज़ेब जब मुग़ल एम्परर बन चुके थे, तब बड़ी बेगम ऑफ बीजापुर के रिक्वेस्ट पर औरंगज़ेब ने शाइस्ता खान को 1.5 लाख आर्मी मैन दे के भेजा शिवाजी पर अटैक करने के लिए। शाइस्ता खान ने पुणे सिटी को कैप्चर कर लिया और शिवाजी महाराज के पैलेस लाल महल में खुद रहने लगे। 5 अप्रैल 1963 को शिवाजी अपने 400 आदमियों के साथ शाइस्ता खान पर अटैक करते हैं, जिसमें शाइस्ता खान हार जाते हैं और वो पुणे सिटी छोड़कर चले जाते हैं। 1674 में शिवाजी पोर्ट सिटी सूरत को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जो कि मुगलों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन था ट्रेड के लिए। शाइस्ता खान के डिफीट के बाद औरंगज़ेब ने अपने चीफ कमांडर जय सिंह को भेजा शिवाजी से लड़ने के लिए। 1665 के मिड तक जय सिंह ने शिवाजी को हरा दिया और 11 जून 1665 को जय सिंह और शिवाजी के बीच ट्रीटी ऑफ पुरंदार साइन हुई, जिसमें शिवाजी अपने 23 फोर्ट और 4 लाख गोल्ड कोइंस देने को तैयार हो गए मुगल्स को, और शिवाजी इस बात पे भी एग्री हुए कि वो अपने बेटे शांबाजी को 5000 घोड़ों के साथ डेक्कन भेजेंगे मुगल आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए। 1666 में औरंगज़ेब ने शिवाजी को सम्मन किया आगरा में। औरंगज़ेब शिवाजी को कंधार का मनसबदार बनाना चाहते थे और अपने मुग़ल एम्पायर को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में एक्सटेंड करना चाहते थे। शिवाजी अपने बेटे सांबाजी के साथ मुग़ल कोर्ट पहुँचे और मुग़ल कोर्ट में लो रैंक के नोबलमैन या वो लोग जिन्हें शिवाजी ने हराया था वॉर में, उनके साथ शिवाजी को खड़ा होना पड़ा। ये बात शिवाजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने इस बात के लिए अपोज किया, जो कि मुग़ल कोर्ट में वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट था। शिवाजी और उनके बेटे सांबाजी को कैद कर लिया गया और उन दोनों की कस्टडी जय सिंह के बेटे राम सिंह को दे दी गई। कुछ महीनों बाद शिवाजी और सांबाजी दोनों जय सिंह की मदद से आगरा फोर्ट से भाग गए। जसवंत सिंह की अगुवाई में शिवाजी और औरंगज़ेब के बीच एक नया पीस प्रपोजल लाया गया। 1666 से 1668 के बीच औरंगज़ेब ने शिवाजी को राजा का टाइटल दिया और उनके बेटे सांबाजी को मनसबदार बनाया, और औरंगज़ेब ने आदिल शाह पे अटैक की भी परमिशन दी शिवाजी को। औरंगज़ेब का चीफ कमांडर एक हिंदू, और औरंगज़ेब ने शिवाजी को आदिल शाह पे अटैक करने का परमिशन दिया, जो कि खुद ही एक मुस्लिम रूलर था, और औरंगज़ेब के एडमिनिस्ट्रेशन में 34% हिंदूज थे। तो फिर हिंदुओं का कत्ल कब किया इस्लाम के लिए?
अगर इन सारे इंसिडेंट्स को आप अनबायस तरीके से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये लोग हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहे थे। जो मुस्लिम शिवाजी के रीजन में रहते थे वो मुस्लिम होते हुए भी शिवाजी को अपना राजा मानते थे और उनकी जीत की दुआ करते थे। जो हिंदू औरंगज़ेब के रीजन में रहते थे वो औरंगज़ेब को राजा मानते थे और औरंगज़ेब की जीत के लिए दुआ मांगते थे। जो लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि मुगल्स और मुस्लिम्स 4-4 शादियां करते हैं और 24-24 बच्चे करते हैं, उनको अपने आइडियल शिवाजी महाराज की ज़िंदगी को एक बार देखना चाहिए। शिवाजी ने भी 4 शादियां की थी और उनके 9 बच्चे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो शादियां पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए करते थे, बल्कि वो पीस मेंटेन करने के लिए, अपने किंगडम को बड़ा करने के लिए, अपने आसपास के राज्यों से रिलेशन बनाने के लिए 4-4 शादियां करते थे। अब बात आती है इंडियन सिटीजनशिप और राष्ट्रवाद की। जो हमारा सबसे पक्का दुश्मन है पाकिस्तान, उसके आर्टिस्ट अदनान सामी, लेखक तारिक फ़तेह, बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन और कैनेडियन अक्षय कुमार, ये लोग बाइज़्ज़त इंडिया में रह रहे हैं। सिर्फ 5-5 साल रहने के बाद इनको नेशनैलिटी दे दी गई है। और मुग़ल्स जो 300-400 साल से यहाँ पे थे, जिनकी निशानियाँ आज भी यहाँ पे हैं, जिनके दादा परदादा सब यहीं मरकर दफन हो गए, उनको आज भी लुटेरा और बहरूपिया और जिहादी कहा जाता है। आपको ये सिर्फ समझना होगा कि ऐसा क्यों है। जो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स रह रहे हैं उनको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, उनको ह्यूमिलिएट करने के लिए उनसे जोड़ा जाता है, जबकि उन्होंने लूटने के नाम पे कुछ नहीं लूटा। यहीं आए, यहीं की चीज़ें इस्तेमाल करी और यहीं छोड़कर मर गए। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार और औरंगज़ेब के फ़ैसलों को रिलेट करूंगा और गुरु तेग बहादुर के असैसिनेशन की भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उस वक्त के बादशाहत को आज की डेमोक्रेसी में कैसे इस्तेमाल करती हैं और अपना फ़ायदा करती हैं और लोगों को बांट रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।